नमस्कार। मैं अमित नामा, डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट्स। आज हम भारत के इतिहास के विभिन्न कालक्रमों में महिलाओं की स्थिति का अध्ययन करेंगे। जैसे कि अगर हम महिलाओं की स्थिति के अध्ययन की विवेचना करें तो सबसे पहले सिंधु घाटी की सभ्यता से हम प्रारंभ कर सकते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता का कोई लिखित प्रमाण नहीं है। जो पुरातत्व से हमें प्रमाण प्राप्त हुए हैं उससे हमें ये ज्ञात होता है कि समाज में महिलाओं की स्थिति लगभग अच्छी मानी जा सकती है। उनकी जो प्रसाधन सामग्री मिली है उससे ये पता चलता है कि महिलाओं को प्रसाधन सामग्री से ये पता चलता है कि श्रृंगार का अधिक पसंद था। इसके साथ साथ सिंधु घाटी की सभ्यता में महिलाओं को धार्मिक अनुष्ठान में मान्यता थी। मातृदेवी की मूर्ति, इसके साथ साथ विभिन्न जो पुरातात्विक अवशेष मिले हैं उससे हमें ये ज्ञात होता है कि महिलाओं को देवी देवताओं के रूप में, जैसे रात्रि की देवी उषा, सुबह की जो प्रातःकाल की देवी, ऐसे अलग अलग देवी देवताओं के रूप में उनकी पूजा की जाती थी। अब हम इतिहास के उस कालक्रम की ओर बढ़ते हैं जहाँ से इतिहास की हमें लिखित जानकारी प्राप्त होती है। वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, गुप्त काल। सबसे पहले हम वैदिक काल की जानकारी के बारे में अध्ययन करेंगे। वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति काफ़ी अच्छी थी। समाज में उनको समानता का अधिकार था। जो पुरुष वर्ग होता था वो महिलाओं को सम्मान की दृष्टि से देखता था। जितने भी धार्मिक अनुष्ठान होते थे उनमें महिलाओं को बराबरी का दर्जा दिया जाता है। अगर हम रामायण काल को इससे जोड़कर देखें तो भगवान राम ने जितने भी यज्ञ किए, जैसे अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ, इसमें अगर सीता जी नहीं हुई थी तो उनकी प्रतिमा बनाकर पूजा की गई। इससे प्रमाण ये मिलता है कि धार्मिक अनुष्ठानों में महिलाओं को बराबरी का दर्जा दिया जाता था। संपत्ति में महिलाओं को समान अधिकार था। अगर पुत्र अयोग्य हो तो पिता की संपत्ति में से उसको बेदखल कर दिया जाता था और पुत्री को योग्यता के आधार पर संपत्ति की अधिकारिणी माना जाता था। इसी प्रकार अगर शिक्षा के क्षेत्र में देखा जाए तो उन्हें शिक्षा ग्रहण करने, अपना भविष्य बनाने और शिक्षा प्रदान करने के लिए उनकी शिक्षिकाओं के रूप में नियुक्ति होती थी। समाज में सती प्रथा, बाल विवाह, बहुपत्नी प्रथा मौजूद थी, लेकिन अपेक्षाकृत बड़े घरानों तक सीमित थी। छोटे घरानों में इनका प्रचलन कम था। बहुपत्नी प्रथा, दास प्रथा, इन सब का प्रचलन कम था। पर्दा प्रथा भी इस समय मौजूद नहीं थी। अगर हम उत्तर वैदिक काल की तरफ बढ़ते हैं तो धीरे धीरे समाज अपनी क्रमिक ह्रास या अवनति की ओर बढ़ते जाता है। जैसे कि बाल विवाह, बहुपत्नी प्रथा, बहुपति प्रथा, वेश्यावृत्ति प्रथा, ग्राम बधू, इसके साथ साथ देवदासी और साथ में ऐसी बहुत सारी कुप्रथाएं जैसे पर्दा प्रथा और भ्रूण हत्या, कन्या भ्रूण हत्या, ये सब प्रचलन में आ गई थी। सती प्रथा के प्रमाण लगभग उत्तर वैदिक काल के अंत में और गुप्त काल से स्पष्ट देखे जाते हैं। जैसा कि इन चीज़ों का हम अध्ययन करें तो सती प्रथा में जब पति की मृत्यु के बाद पत्नी को पति की चिता के साथ जलाया जाता था। उसके साथ बहुपत्नी प्रथा में एक व्यक्ति की बहुत सारी पत्नियां होती थी। बहुपति प्रथा में एक स्त्री के बहुत सारे पति होते थे। अगर हम रामायण और महाभारत काल का अध्ययन करें तो आप देखेंगे कि राजा दशरथ की 3 पत्नियां थीं और अगर द्रौपदी को देखा जाए तो द्रौपदी के 5 पति थे। इस प्रकार ये जो परंपराएं थी ये बड़े घरानों से प्रारंभ होती थी और धीरे धीरे बड़े घराने, एक बड़ा वंश छोटे परिवारों के लिए, छोटे घरानों के लिए आदर्श के रूप में काम करता था जो इनका अनुसरण करते थे। पर्दा प्रथा भी बड़े घरानों में मौजूद होती थी। छोटे घरों की महिलाएं जो होती थी वो कामकाजी महिलाएं होती थी, तो वो अपना काम करने के लिए इन प्रथाओं को, इन कुरीतियों को नहीं मानती थी। धीरे धीरे समाज में ये कुरीतियाँ उत्तर वैदिक काल के बाद से प्रारंभ हो गई। आगे हम बढ़ते हैं गुप्त काल के समय। तो गुप्त काल का जो समय है वो भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग के माना जाता है, क्योंकि गुप्त काल में लगभग, चाहे आप समाज, अर्थव्यवस्था या फिर आप इसकी राजनीतिक व्यवस्था ले लें, सांस्कृतिक व्यवस्था या फिर ज्योतिष विज्ञान ले लें, विज्ञान तकनीक, ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं था जिसमें विकास अपने चरम पर ना हो। इस कारण गुप्त काल को स्वर्ण युग की संज्ञा दी जाती है। पर धीरे धीरे गुप्त काल में हूणों के आक्रमण, अरबों के आक्रमण ये प्रारंभ हो चुके थे, जिससे कहीं ना कहीं हमारा हिंदू समाज इनसे आतंकित रहता था और कहीं ना कहीं इनसे बचने के लिए वो लगातार प्रयासरत रहता था। इस
सारे कालक्रम में इनका शिकार हमारी महिला वर्ग हुआ, जो प्रारंभ से ही हमेशा अपनी दयनीय और शोचनीय अवस्था में रही है। गुप्त काल में सती प्रथा के स्पष्ट प्रमाण मिले हैं। अरबों के आक्रमण में जब हमारे जो भारतीय सैनिक होते थे, राजपूत सैनिक होते थे, वो मारे जाते थे, तो कहीं ना कहीं महिलाओं को एक उपयोग की वस्तु, उपभोग की वस्तु, भोग विलास, वासना और मनोरंजन के साधन के रूप में इस्तेमाल करते थे। इसलिए राजपूत स्त्रियां अपने आत्मसम्मान और गौरव के लिए, अपने सतीत्व को बचाए रखने के लिए सती होना ज़्यादा श्रेष्ठ समझती थी, बजाय उनके मनोरंजन या उपभोग के सामग्री बनने के। इस कारण से सती प्रथा समाज में ऐसे व्याप्त हुई जैसे कोई अछूत का रोग फैल गया हो। धीरे धीरे समाज में सती प्रथा, जौहर प्रथा, ये सारी प्रथाएं आने लगीं। जैसा कि जौहर प्रथा में हमने सुना है कि जब किसी राजा की युद्ध में मृत्यु हो जाती थी, तो उसके बाद उसकी जितनी भी पत्नियां होती थी वो सामूहिक कुंड बनाकर उसमें कूद जाया करती थी। इसका कारण ये होता था कि जो भी राजा विजयी होता था, जिससे युद्ध होता था, वो इन महिलाओं को, इन रानियों को अपने मनोरंजन की सामग्री के रूप में इस्तेमाल करता था। तो ये जो भारतीय नारियां होती थी, अपने सतीत्व की रक्षा करने के लिए जौहर करना ज़्यादा श्रेष्ठ समझती थी। जैसा कि हम ब्राह्मणवाद की बात करें तो हमारे मंदिरों में देवदासी प्रथा आदि ये सारी प्रथाएं व्याप्त हो गई थी। इसका कारण ये होता था कि जो पंडित होते थे या जो ब्राह्मण धर्म के श्रेष्ठ होते थे, वो महिलाओं को मंदिर में रखते थे, उनसे मंदिर के सारे काम कराने के साथ अपनी काम वासना के रूप में इनका इस्तेमाल करते थे। नगर वधू और वेश्या प्रथा इस समय प्रचलन में ऐसे थी जैसे समाज में एक ऐसा रोग फैल गया हो जो समाज को अपने अवनति की ओर लगातार अग्रसर कर रहा हो। ये सारी कुप्रथाओं के कारण महिलाओं की स्थिति ऐसी शोचनीय और दयनीय हो गई थी कि जिससे पार पाना बहुत ही दुष्कर काम था। अभी तो ये महिलाओं की दयनीय दशा का प्रारंभ मात्र था। आगे जब जैसे ही मध्यकाल का प्रारंभ हुआ, दिल्ली सल्तनत की स्थापना के साथ साथ महिलाओं को दास व्यापार, उसके साथ साथ देह व्यापार, इसके साथ साथ पर्दा प्रथा और शिक्षा के क्षेत्र में कहीं न कहीं अवनति की गर्त में पहुंच चुकी थी। मध्यकाल में पहली ऐसी शासक रजिया सुल्तान हुई जो कि सुल्तान बनने का गौरव प्राप्त हुआ, लेकिन मात्र 4 वर्ष के अल्प समय में राज षड्यंत्रों का सहारा लेकर लोगों ने उन्हें पद से हटा दिया। एकमात्र महिला शासक के रूप में रजिया का नाम भारत के इतिहास में अमर है। अगर आप दिल्ली सल्तनत के बाद खिलजी वंश, तुगलक वंश, मुगल शासन, अगर इनका अध्ययन करें, लगभग हर काल में महिलाओं को वो सम्मान समाज में प्राप्त नहीं हुआ जो वैदिक काल में था। महिलाएं लगातार अपने सम्मान के रक्षा के लिए, गौरव के लिए संघर्षरत रही हैं। मध्यकाल में आते आते महिलाओं को 4 दीवारियों में कैद कर दिया गया। पर्दा प्रथा, भ्रूण हत्या, जौहर प्रथा, सती प्रथा और बहुपति प्रथा ये मध्यकाल के चरम पर थी, जहां रानी पद्मावती राजा जयसिंह की मृत्यु के बाद जौहर करने के लिए बहुत सारी रानियों के साथ एक साथ सामूहिक अग्निकुंड में प्रवेश करती है। ये इतिहास में अमर है। हालांकि बहुत सारे इतिहासकारों में इस मत को लेकर मतभेद है कि अलाउद्दीन रानी पद्मावती के सौंदर्य से आकर्षक होकर आक्रमण किया था या कहीं ना कहीं जो मेवाड़ है राजनीतिक सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था, इसके पाने का प्रयास था। जो भी हो, पर इतिहास में इस विषय पर बहुत सारी मतभेद हैं जिनका अभी भी आपस में द्वंद्व चल रहा है। अगर हम धीरे धीरे आगे बढ़ें ब्रिटिश काल की ओर या आधुनिक भारत की ओर, तो धीरे धीरे महिलाएं अपने आत्मसम्मान और गौरव को पाने के प्रयास में लगभग प्रयासरत थीं। इनमें रानी लक्ष्मीबाई, रानी दुर्गावती, इन लोगों ने न सिर्फ शस्त्र कौशल में निपुण हुई, बल्कि हमारे युद्ध कौशल के साथ साथ अपने आत्मसम्मान और आदर्श के लिए समाज में एक ऐसा आदर्श प्रस्तुत किया जिनका अनुसरण करके बाद की महिलाएं भी सामने आई। अगर जैसे रानी लक्ष्मीबाई ने कहा था कि मैं अपनी झांसी किसी को नहीं दूंगी, इसके लिए उन्होंने प्राण जाने के तक संघर्ष अंग्रेजों से किया। अगर हम गांधीवादी आंदोलन की तरफ आगे बढ़ें तो बहुत सारे ऐसे आंदोलन हैं जैसे बारदोली सत्याग्रह, जिसमें सरदार पटेल जी की भी भूमिका महत्वपूर्ण थी। इसमें बहुत सारी महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। इसके बाद असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन, लगभग ये तीनों आंदोलनों में महिलाओं की हिस्सेदारी बहुत अधिक रही। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व तो सुचिता कृपलानी ने
किया था। इसके साथ साथ महिलाओं के उत्थान के लिए बहुत सारे संस्थाएं, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, थियोसोफिकल सोसाइटी, बहुत सारे समाजों की या बहुत सारी संस्थाओं की स्थापना हुई, जिसमें महिलाओं का योगदान बहुत महत्वपूर्ण रहा और उनके योगदान के स्वरूप कहीं ना कहीं महिलाओं की स्थिति में क्रमोत्तर उन्नति हुई है, जिससे महिलाएं अपने सम्मान की ओर अग्रसर हो रही हैं। पर फिर भी वो सम्मान आज भी प्राप्त नहीं हो पाया है। 1947 के बाद, आज़ादी के बाद, महिलाओं की उन्नति के लिए बहुत सारी योजनाएं, बहुत सारे प्रयास किए गए और इन प्रयासों के स्वरूप इंदिरा गांधी जो विधानसभा, लोकसभा और प्रधानमंत्री के पद पर पहुंच सकी। उसके बाद आप कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, ऐसे बहुत सारे क्षेत्रों में अगर हम देखें तो लता मंगेशकर और बहुत सारे जो हमारे जो क्षेत्र हैं उनमें महिलाओं की स्थिति क्रमोत्तर उन्नति हुई है। पर वर्तमान परिवेश में या समसामयिक परिवेश में हम एक अवलोकन करें, अध्ययन करें तो महिलाएं आज भी अपने उस सम्मान को पाने के लिए प्रयासरत हैं जिसकी वो हकदारिणी है। पर हमारा जो समाज है हमेशा से ही पुरुष प्रधान समाज रहा है, जिसने ना महिलाओं को बराबरी का दर्जा दिया, ना ही उनके सम्मान के लिए उनको आगे आने का मौका दिया। एक विशेष पुरुष वर्ग है जो महिलाओं को आगे लाने का प्रयास कर रहा है। हमें सभी को मिलकर एक ऐसा प्रयास करना चाहिए जिससे महिलाएं सम्मान की दृष्टि पा सकें और समाज में आगे बढ़ सकें, क्योंकि अगर सभी एक साथ आगे बढ़कर प्रयास करेंगे तभी समाज का विकास, देश का विकास, राष्ट्र का विकास संपन्न होगा। धन्यवाद।